मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी अहम है और इसमें आपको क्या मिसिंग लगा, आपने भी देखी? सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इस साल 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ऐसे ही है ना जी। ये 5वीं थी। प्रेस स्टेटमेंट्स आए हैं बिकॉज आफ्टर एवरी कोर कमांडर्स मीटिंग एक बयान तो आता है जी। प्रेस रिलीज आती है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है। सवाल भी होते हैं और फिर जवाब देना पड़ता है। फिर वहाँ पता भी ये चल जाता है कि किस सवाल का जवाब मिला, किस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आपका सवाल का अगर मैं जवाब दूँ तो ये है कि आज एक दो ऐसे मौजू थे जिसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली उन्होंने। हालांकि आज के दिन में एक दो ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि जैसे कहते हैं हॉट इश्यूज़ हैं और जिसके अंदर तवक्को ये की जा रही थी कि उसके ऊपर भी कोई तबसरा होगा। एक तो ये कि जो इस वक्त रिचर्ड क्रैनल के बारे में और उनके जो बयान आ रहे हैं इमरान खान के बारे में, उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है। इसी तरीके के साथ साद रफ़ीक साहब ने भी बात की है एंड अदर्स ऑल्सो कि ये अमेरिकन इंटरवेंशन, ये इंटरफेरेंस है एंड सो ऑन। उसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है शायद सवाल भी कोई नहीं हुआ और कोई जवाब और इसके ऊपर तबसरा भी नहीं किया। हाँ, आलमी दबाव के हवाले से वैसे सवाल भी नहीं आया। सवाल भी नहीं आया। एक दिलचस्प बात है। हालांकि आजकल सवाए उसके और कोई बात ही नहीं हो रही सोशल मीडिया पे एटलीस्ट। ये कहा जाता है कि प्लांटेड क्वेश्चंस होते हैं, पहले से सेट होते हैं। नहीं, देखिए कुछ सवाल होते हैं जो कि जिसका वजाहत करनी ISPR का काम होता है, तो वो कह देते हैं कि ये सवाल पूछना ये पूछना ये। तो उसके अलावा भी होते हैं सवाल जो लोग खुद पूछते हैं। हाँ, जैसे एक सवाल हुआ कि पसे पर्दा भी कोई रैंक के अफसर मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये सवाल पूछा गया लेकिन जवाब नहीं था। तो एग्जैक्टली दिस, और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये भी आजकल तो यही है ना बेसिक डिस्कशन कि जुडिशल कमीशन होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसका भी उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है, अगर कुछ है तो वो गवर्नमेंट कर रही होगी, हमें नहीं। और ये आपस में ऑपोजिशन गवर्नमेंट का काम है, तो उधर भी उन्होंने कोई ख़ास रोशनी नहीं डाली। हालांकि ये 2 इश्यूज़ थे, एक अमेरिका वाला और एक ये। अच्छा, इसके अलावा जो इश्यूज़ उन्होंने जिसके ऊपर अहमियत दी वो 2-3 चीज़ें थी, जिसमें से एक तो खैर अफगानिस्तान था, क्योंकि मेरा ख्याल है पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई है कोस्टल पख्तिका, जहाँ के TTP वाले लोग घुसपैठी हैं और वहाँ से वो अटैक्स कर रहे हैं और बड़ी शदीद किस्म की सीरियस किस्म की अटैकिंग हो रही है पाकिस्तान की सरजमीन पे और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे। तो दैट इज़ अ मेजर इशू। उसके ऊपर उन्होंने बात ज़रूर कही है और ये भी कि जी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को हमने बहुत दफ़ा कहा है, TTA वाली गवर्नमेंट को, कि कुछ करें, मगर वो कुछ नहीं करते और फिर इसलिए वी हैड टू टेक एक्शन। तो एक तो खैर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रोवोकेशन क्या है, कितना हमारा नुकसान हो रहा है, कब से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ करें, आप रोकें इनको, और वो कर नहीं रहे हैं। तो एक तरफ तो ये उन्होंने इसकी वजाहत की है कि वी वर कंपेल्ड टू डू सो बिकॉज ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो खैर ये तो अंडरस्टैंडेबल है, मेरा ख्याल है पता ही था सबको कि ये क्या इशू है और क्या नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, मगर उन्होंने फिर भी सोचा कि ज़रूरी है इसको क्लियर करना। दूसरी बात जो उन्होंने कही है जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, और कि उन्होंने काफ़ी हार्ड लाइन ली है PTI के ख़िलाफ़। नाम नहीं लिया मेरा ख्याल है, मगर इनडायरेक्टली PTI के ऊपर ठीक ठाक जैसे कहते हैं खड़काया है। अच्छा, जो उसमें भी कोई नई बात नहीं है, बिकॉज़ वो तो कुछ अरसे से कहा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि PTI का जो रोल रहा है May 9th एंड देन 26 नवंबर, ये 2 रोल्स के बारे में तो काफ़ी तबसरे होते रहे हैं। और अभी हाल ही में मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स भी हुए हैं और सेंटेंसेस भी हुई है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी वजाहत आई है क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। और आज इन्होंने भी कह दी है जिसका बेसिक यही था कि जो कुछ हुआ कानून के तहत हुआ, और अपील्स भी जो होंगी वो भी कानून के तहत होंगी और वो सिविलियन कोर्ट्स में भी होंगी। तो इसमें व्हाट्स द बिग डील, क्योंकि बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से और PTI की तरफ से ये आ रहा है कि जी ये तो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, सिविलियन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी गलत था या इलीजिटिमेट था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल दैट वाज लेजिटिमेट, और अभी भी राइट ऑफ अपील है एंड इन सिविलियन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल आर्बिटर। तो उन्होंने उसको भी सही रास्ते पे लगा
दिया है, ताकि ये जो तनकीद आ रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हुई हैं, उनके कोई नहीं, राइट्स अपील्स है सारी जगह पे। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि अदालत में वकला भी उन्हें दिए गए, फिर उनके अहले खाना भी मौजूद थे, फिर शवाहिद पेश किए गए, उसके बाद जाके कहीं सज़ा हुई और आगे जैसे आपने कहा हक भी है। आप कल खुसूसी अदालतों की बात कर रहे थे, यहाँ वो कह रहे हैं कि हमने सारा ड्यू प्रोसेस जो है वो कानून के मुताबिक मुकम्मल किया और हक दिया गया, फेयर ट्रायल के तहत तकाजे पूरे किए गए। तो खुसूसी अदालतों और इन अदालतों में फिर क्या फ़र्क हुआ? नहीं, फ़र्क है ना, ये मिलिट्री अदालतें थी, खुसूसी अदालतें जो है सिविलियन अदालतें, जैसे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वो सिविलियन, अगर उनके जरिए ये सजाएं हो जाती तो कोई इशू ना बनता, कोई इशू ना बनता। लेकिन वो भी स्पीडी ट्रायल करती ना, तो कर देती ना। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये भी तो साल लगा दिए इन्होंने जी, साल से ज़्यादा तो वो 3 महीने भी हो सकती थी। वो जजेस लगाते 10, 15, 20, और यही जो एविडेंस, तस्वीर, क्या एविडेंस है, जो एविडेंस दिखाई है वो ये वीडियो शॉट्स, तो वो तो वीडियो शॉट्स 3 दिन के बाद सब थे इनके पास, तो वही यहाँ दिखाते और सबको सजाएं हो जाती कि ये देखें, ये लूट मार हो रही है, ये हो रहा है, आग लगाई जा रही है, आर्सन हो रहा है, ये हो रहा है, उसके अंदर इनको सजा दे देते और फिर वो अपीलों में चला जाता और वहाँ देखा जाता क्या होता है। अभी भी वही होगा, तो वही, तो ये इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स में लिखे गए, एक धमकी देनी थी कि अगर आप ये आपने जो किया है सब कुछ, ये एक साजिश के तहत किया है, और वो साजिश अभी तक प्रूव नहीं हुई। ये मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, और उसका इशारा उन्होंने आज ज़रूर किया है कि ये दिस वाज अ कंस्पिरेसी। और मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब जो मुझे जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो ये है कि उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिया, मगर ये कहा है कि पीटीआई जो है उसके जो फ़लसफ़ा है इस टेररिज्म, इंतशार और दहशतगर्द टोला। तो और उसका हिसाब उन्होंने लिया 2014 से, ये पिछले 2 इंसिडेंट्स नहीं, 2014 से हिसाब लेना शुरू किया। पार्लियामेंट पे हमला किया गया, वो सारा कुछ, धरने जो किए, लॉन्ग मार्चेस जो की, जिस किस्म की सारी चीज़ें हुई वो, और यहाँ तक ले आए हूँ। तो अगर ये तो बहुत सीरियस इंचार्ज है ना कि पीटीआई को ये कहना कि उसका जो फ़लसफ़ा है और जो उसकी प्रैक्टिस है वो है दहशतगर्दी, तो फिर तो देखिए इसके बाद तो फिर रह कुछ नहीं जाता ना। अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम एक इदारे की तरफ से आप लगा रहे हैं, ये किसी पॉलिटिशियन ने नहीं लगाया, एक इदारे के सरबराह ने, ISPR के तर्जमान ने ये लगाया है, तो ये तो फिर बेसिकली दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज। इसकी यू कैन लीड टू द बैनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यही तो होता है इसी किस्म का चार्ज जिसके ऊपर आप एक सियासी जमात को बैन करते हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और आपने किए भी हैं कुछ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को आपने बैन भी किया, तो देन फिर रास्ते बंद हो जाते हैं सारे। अगर आप पीटीआई को बैन करने की तरफ जाएंगे, जो कि आप कर सकते थे जब वो फॉरेन फंडिंग केस, अभी तक उसके ऊपर नहीं गए, कुछ नहीं, प्रोसेस वो वहीं का वहीं पड़ा है, ठीक है। बाकी पार्टीज की भी फंडिंग चैलेंज कर दी गई, तो चलो जो भी है, तो फिर सबको बैन करें, या फिर अगर उनका भी नहीं है, इनका हो गया है, तो इनको करें फिर, पर नहीं, उधर नहीं जा रहे ना। मगर जो बातें कर रहे हैं वो उधर ले जा रही है। तो एक तो ये वाज वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने 2014 से नक्शा खींचना शुरू किया, मगर फिर ये इसकी सरप्राइजिंग बात ये भी है कि शायद भूल गए, या शायद जज्बाती हो गए, या शायद डिसोन करना चाह रहे हैं अपने प्रीडिसेसर्स को कि इमरान खान तो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, पुराने, वो जो सारा कुछ हुआ वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हुआ, वो तो सबको पता है, खान साहब खुद मानते हैं इस बात को। जब उन्होंने अब उनकी जो क्लिप्स चल रही हैं, किस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया सेम पेज को, किस तरीके से वो डिफेंड करते थे मिलिट्री कोर्ट्स को, किस तरीके से वो ISI को डिफेंड करते थे, किस तरीके को ईव्स ड्रॉपिंग, ये जो फोन टैपिंग को वो डिफेंड करते थे, और इंक्लूडिंग हिज ओन कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे फोन को टैप करना चाहिए मेरी हिफाजत के लिए, और वो ऐसा ही करती है। और मतलब वो सारा कुछ था ना, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के बच्चे थे, एस्टैब्लिशमेंट उनको लेके आई थी, और एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को गिराया था उस वक्त की। तो अब ये कहना कि 2014 में ये दहशतगर्द थे, तो फिर इसके साथ तो फिर और भी बातें निकल आती है ना। तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट एक दहशतगर्द पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, या उसको बनाया इन्होंने दहशतगर्द, तो ये अब छोड़ दें इस बात को। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी उधर जाने की, और इसको इतनी गहराइयों में नहीं जाना चाहिए, फिर आपके ऊपर और सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन तालिबान के हवाले से पॉलिसी का भी तो जिम्मेदार, तो फिर अब आइए आप तालिबान के ऊपर, फिर आप जैसी ख़वातीन ये सवाल पूछ लेती हैं कि जी ये तो जो पॉलिसी थी
हाँ। ये जो पॉलिसी थी उनको यहाँ सेटल करने की जी। या रिहेबिलिटेट करने की, तो ये तो पिछली एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी। जी। और जिन साहब को आपने इस वक्त जिसके खिलाफ आप कोर्ट मार्शल प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ। जनरल फैज़ हमीद, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी और जो आर्मी चीफ थे और जो आर्मी हाई कमांड थी, बिकॉज ISI इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है ना? हाँ, लेकिन उसमें पहलू ये है सिर साहब, माजरत कतकलामी की, कि वो कहते हैं कि जो आज भी उनसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आज भी जब इतने हमले हो चुके, तो ये बात जाहिर करती है कि 2021 में इन्हीं की पॉलिसी की वजह से ये आज का मसला है, क्योंकि आज भी इमरान खान उनसे तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप अटैक ना करें, आप उनसे बात करें। देखिए, मुज़ाकरात की बात नहीं है, बात ये है कि आप टेररिज्म छोड़ दें। मुज़ाकरात किसके ऊपर करेंगे आप? मुज़ाकरात तो पता है आपको कि 2008 से लेके 2016 तक या 18 तक 14 मुज़ाकरात हुए थे, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। तो ये तो इट्स अ हिस्ट्री ऑफ कैपिटुलेशन, कि बातचीत करके इनको रोकने की कोशिश की गई। और एक ज़माना ये भी था कि इनको कहा जाता था कि ये अच्छे मुसलमान हैं, मगर थोड़े मिसगाइड हो गए हैं। अच्छा, मिसगाइडेड। गुड तालिबान बैड तालिबान आगे थे। हाँ, कि ये अच्छे तालिबान में से हैं, ये बैड तालिबान नहीं है। ये हमारे हैं ना, तो अच्छे तालिबान है। पता लगा कि वो अफगान जो थे वो इतने बुरे नहीं थे, हमारे ही बुरे निकले। बहरहाल वो बात की बात है। हाँ, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब के सर पे ये इल्ज़ाम धरना, हाँ, तो ये गलत है। अच्छा। ये उस वक्त इमरान खान साहब तो सिर्फ स्पोक्समैन थे एस्टेब्लिशमेंट के। अच्छा। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ थी, खान साहब के बस की बात नहीं थी ऐसी पॉलिसीज़ बनाना। उनका तो कोई दिलचस्पी भी नहीं थी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो तो सिर्फ एक चोरों के पीछे पड़े हुए थे और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज़ में, ना फॉरेन पॉलिसी में था, ना इधर था, ना उधर था। अच्छा। उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा था, टू क्रिएट अ 1 पार्टी सिस्टम, वर्क विद द आर्मी एज योर राइट हैंड, और उनके ज़रिए सारा कुछ करवाएं और सब कुछ छुट्टी करा दें और एक डिक्टेटरशिप कायम करें। इसीलिए तो वो 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए जाते थे दफ्तर, एक कैबिनेट मीटिंग करके घर आ जाते थे। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ गवर्नमेंट, ही वाज इंटरेस्टेड इन नॉकिंग आउट एवरीबॉडी एल्स। तो इसीलिए तो इल्ज़ाम लगता है ना कि फाशिस्ट थे वो। बहरहाल वो अलग बात है। अब आइए कि तो ये सारी चीज़ें खड़े हो जाते हैं सवाल जब आप इस किस्म की बातें करते हैं। मगर अब बात ये है कि अफगानिस्तान इज़ अ रियल इशू, PTI इज़ अ रियल इशू। जी, ठीक। एंड आई थिंक ये दोनों इश्यूज को सही, और अब आगे जाके इन माय व्यू अमेरिका इज गोइंग टू बिकम अ रियल इशू। बट उस पे बात क्यों नहीं की गई आज? तो खैर मेरा ख्याल है वो अच्छा ही है, बात नहीं की गई इन माय व्यू। उसकी वजह ये है कि ये जो वहाँ से बातें हो रही है ना, दे आर नॉट एट द हाईएस्ट लेवल, वो एक पर्सनल लेवल पे हैं, एंड टू रिस्पॉन्ड टू देम एट अ हाई लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल इज नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा। फॉरेन ऑफिस वाज अंडर प्रेशर, उन्होंने एक बयान दे दिया, उसके बाद चुप कर गए। गुड फॉर देम। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मगर वो भी प्रेशर होगा ना, कुछ तो कहे ना। होता है ना कि वो आपके ऊपर हमला हो रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। प्रॉब्लम ये है कि वो साहब हैं, वो अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं है, अनऑफिशियली होंगे, ऑफिशियली कुछ नहीं है। मगर आसिफ तो ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर है, and he's supposed to articulate the views of the defense establishment. तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ अगर ना बोलते तो बेहतर था। साद रफ़ीक साहब बोलना चाहते तो बोल लेते, बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट ही उनके पास ओहदा कोई नहीं है। ऐसे और भी लोग हैं, उनसे कब बात करवा देते, क्योंकि उन्होंने तो जो बात वहाँ की है वो तो किसी ओहदेदार से तो नहीं करवाई ना। तो इसलिए आई थिंक यहाँ थोड़ी सी मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस जिसे कहते हैं वो हो गई। तो आई थिंक जो मुझे समझ आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो यही है कि और ये सवाल भी बनता है कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो कहती है बात करने के लिए तैयार है। यही मेरा सवाल है कि जहाँ बर्फ़ पिघल रही है तो यहाँ जो रवैया है वो तो खासा बर्फ़ानी लग रहा है, सर्द लहजा लग रहा है, और ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात होंगे वो अप्रूवल तो यहीं से आएगा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इस पर क्या करेंगे? देखिए, खान साहब की तरफ से 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, उनका सोशल मीडिया जो है बड़ी हार्ड लाइन ले रहा है अभी तक। जी, खान साहब को समझाया गया है कि अपने सोशल मीडिया को रोकें, आर्मी को एस्टैब्लिश ना अटैक करें। वो नहीं रुक रहे, वो लगे हुए हैं। तो अगर वो लगे रहेंगे तो फिर यहाँ से भी लगे रहेंगे। अच्छा। फिर ये जो आप कह रहे हैं सख्त आया, ये आएगा, ये बिल्कुल आएगा। ये टेक्स 2 hands to clap। अगर सोशल मीडिया लगा हुआ है, जो कर रहा है वो, और बस वे बहुत ही बेहुदा किस्म की चीज़ें कर रहे हैं वो। मैं जो उनके टिकटॉक देखता हूँ, मैं शॉक्ड किस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है वो ये अगर आज खान साहब चाहें तो रोक सकते हैं।
जी। मगर खान साहब नहीं रोक रहे ना। ये कहना कि खान साहब के कंट्रोल में नहीं है, नॉनसेंस। खान साहब के नाम के ऊपर हो रहा है और खान साहब को नहीं पता, सब पता है। खान साहब इस दो हाथ से गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कीप अटैकिंग द इंस्टीट्यूशन, कीप अटैकिंग द चीफ, कीप अटैकिंग दीज पीपल, और वो उनका सोशल मीडिया कर रहा है और पॉइंटेडली कर रहा है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अपने लोगों को कि बात भी शुरू करें, और वो इस दफ़ा 2-3 इश्यूज़ के ऊपर रखें, ज़्यादा आगे ना जाएं, अगली बात ना करें, मेरी बात ना करें, इलेक्शंस की भी बात ना करें। अच्छा, जो पहले उनके 4 पॉइंट्स थे ना, उनमें से 2 आ गए, अब 2 ड्रॉप कर दिए कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू रेज दोज। इस वक्त सिर्फ ये कि जी लोगों को रिलीज़ किया जाए और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो भी तो टैक्टिकली चलना चाह रहे हैं, तो फिर इधर से भी टैक्टिकली उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुसी वो चलाया तो फिर असी भी चलाने हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो आपसे ना टॉक फाइट ये वही खाता है। इधर से भी टॉक फाइट, उधर से भी टॉक फाइट। खान साहब ने भी अपनी एक टीम फाइटिंग के लिए रखी हुई है, एक टीम टॉकिंग के लिए रखी हुई है, इन्होंने भी एक टीम रखी हुई है फाइटिंग के लिए और एक टीम रखी हुई है टॉकिंग के लिए। फाइटिंग के लिए जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इनकी, और टॉकिंग के लिए इनकी गवर्नमेंट। जी, इनकी गवर्नमेंट है। अच्छा, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा तो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ट्विटर, जैसे आपने कहा, उनका सोशल मीडिया अटैक कर रहा है। क्या ये आज की गुफ्तगू काफ़ी है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात से पीछे हट जाएँ और जो दोबारा इनकी मीटिंग होनी है उसके लिए कोई पेशरफ ना हो सके? और नहीं, देखिए, ये कोई खान साहब अगर ये कहेंगे ना कि ये बड़ी ज़्यादती की है, हम नहीं बात करते, तो उसमें खान साहब को नुकसान है। खान साहब इज़ ऑन अ वीक विकेट राइट नाउ। खान साहब ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते अपनी ये सोशल बॉयकॉट जो ये कराना चाह रहे हैं ना, सिविल डिसोबीडियंस, ये फेल हो जाएगी। अच्छा, इट विल नॉट सक्सीड। तो अगर ये फेल हो गई तो फिर और मसले बन जाएंगे खान साहब के लिए। एक दफ़ा तो ये धरना तो फेल हो गया, ये जो एहतजाज था वो तो फेल हो गया, तो अब वो खान साहब को भी रिट्रीट चाहिए, उनको भी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि बोथ साइड्स विल कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। वो सोशल मीडिया विल कंटिन्यू अटैकिंग, ये अपना मौक़िफ़ पक्का रखेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। ये धमकी इधर से उधर से धमकी ये है कि यू आर, आपने सब कुछ किया है, आपने बंदे ये कर दिए वो कर दिए, इधर से ये बयानियाँ चलेगा। इन बिटवीन गवर्नमेंट और जो इनकी जो टीम है वो हाफ हार्टेड किस्म की बातें चलेंगी, वो मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाएंगी, वो मगर चलेंगी ज़रूर। वो चलेंगी, फिर टूट जाएंगी, फिर चलेंगी, फिर वो टूट जाएंगी, तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। अभी कोई ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान नहीं है, मगर मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में डेवलपमेंट्स कुछ होंगी। मैं उधर अभी नहीं जाना चाह रहा, मैंने 1-2 पेशेंट गोइयाँ भी की हुई हैं। वी वेट एंड सी कि ये कैसे डेवलपमेंट होती है। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 माह। हाँ, और क्या। हाँ, अच्छा, आलमी दबाव पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बात हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बीबी की बरसी के मौके पर ज़रूर ये कहा है इनडायरेक्टली कि इनकी ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान मुल्क एटमी ताकत ना हो। इमरान खान बहाना है, इनका निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। अब वो कितनी दूरस्थ और गहरी बात लगती है ये। बात है, ये तो मैंने कहा था जी कि अगला साल ईरान के अंदर रेजीम चेंज और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक आएगी फ्रॉम इजराइल एंड अमेरिका एंड देयर एलाइज। और उसके बाद जब वो उनको फारग कर लेंगे तो फिर लाइकलीहुड ये है कि वो फोकस करेंगे ऑन दी ओनली अदर मुस्लिम कंट्री that has a nuclear weapon। नेतन्याहू की भी बात आपने की थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट बताया था कि उनके बयान है इंटरव्यू उनका कि पाकिस्तान एंड ईरान जी। तो अब वो ईरान की बारी के बाद फिर पाकिस्तान की आएगी, मगर अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो यही है ना कि उन्होंने पहले हमास को फारग किया, अटैक किया, फिर हिजबुल्लाह को किया, डेसिमेट किया, नॉकआउट किया, उसके बाद वो सीरिया पे उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब ईरान की बारी है, मगर उससे पहले एक चौथा हिस्सा रह गया है एक्सेस का ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको ईरान कहता था एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक हिस्सा रह गया है यमन, हूथीज। तो कल इजराइल ने डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिए हूथीज के ऊपर। सो नाउ अब वो अगले 4-6 महीने दे आर गोइंग टू नॉक आउट द हूथीज और वहाँ रेजीम चेंज करवाएंगे। ओके, एंड देन विल कम द टर्न ऑफ ईरान। राइट। सो नेक्स्ट ईयर is going to be very significant. Israel expansionism backed by America, regime change in Iran and in Yemen, and then once उसको जब wrap up कर लेंगे, so then they will have time to turn to Pakistan. और वो Israel will focus on Pakistan, America will continue to focus on China and Russia. ठीक है. So I think, but of course the Americans and the Israelis are one. एंड वी हैव टू वेट एंड सी। पहली कोशिश यही होगी कि किसी तरीके के साथ यहाँ रेजीम चेंज करवाई जाए
पाकिस्तान के अंदर और कोई प्रो अमेरिका और प्रो इसराइल रेजीम आए यहाँ। वो तो मुमकिन नहीं है। अगर उनकी उम्मीद है कि इमरान खान वो रोल प्ले करेगा तो कोई गारंटी नहीं है वो करेगा या नहीं करेगा। इल्ज़ाम तो लग रहा है खान साहब के ऊपर कि उनके जो रिश्तेदार हैं दे आर पार्ट ऑफ बिग जूइश लॉबी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर उनकी तरफ से डिनाइल भी आई है कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है next year is going to be very interesting. Developments in America, Trump, developments in the Middle East, reshaping of the Middle East, Iran, and I think हमारे यहाँ Imran Khan, establishment, economic growth or stagnation, instability, terrorism, India-sponsored terrorism from Afghanistan to Pakistan, which is taking a very heavy toll. और अब तो खैर मेरा ख्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इंडिया का भी हवाला दिया कि कितनी वायलेशंस हुई हैं एलओसी की एंड सो ऑन एंड सो। इंटरनेशनली भी इंडिया के हवाले दिए गए हैं। तो मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, टफ राइड, टफ राइट। पीपी चेयरमैन ने ये मुतालबा किया है कि जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके हक में बानी पीटीआई को वजाहत करनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बयानात देते थे वो आज बानी पीटीआई के हक में आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। इन सवालों के जवाब पीटीआई की तरफ से आना बाकी।